हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर श्याम वशिष्ठ। आज हम आपके बी.कॉम फाइनल ईयर के 6th सेमेस्टर के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट जो आपका है उसके लिए एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। देखिए, ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत 4 P बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट और प्राइस की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्लेस यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्थान, यानी जिस जगह पे माल को या सेवा को प्रोड्यूस किया जाता है वहाँ से उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाना, आखिरी कंज्यूमर जो उसे कंज्यूम करता है वहाँ तक का उसका जो सफ़र है, जो उसकी यात्रा है, वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। वितरण माध्यम में परिवहन एजेंसीज हैं आपकी, या बैंक्स हैं, बीमा कंपनियां हैं, वेयर हाउस सर्विसेज हैं, इन सब की ज़रूरत हमें पड़ती है। मार्केटिंग में आप देखेंगे कि फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज बिजनेस, मीन्स द मोटो ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कमाने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन जहां हमने उसको प्रोड्यूस किया है उसे वहां तक पहुंचाना पड़ेगा जहां उसकी ज़रूरत है। अब शिमला में मान लीजिए एयर कंडीशन की फैक्ट्री आपने लगा ली, तो शिमला में तो कंज्यूम होंगे नहीं वो, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो उसे नॉर्थ इंडिया में और जगह पे जहाँ गर्मी पड़ती है मैदानी इलाकों में, या साउथ इंडिया में या वेस्ट इंडिया में जहाँ उसकी ज़रूरत है, वहाँ किस माध्यम से वो ट्रक में जाएंगे, रेल में जाएंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, या किस माध्यम से वो जाएंगे। वो जो मार्ग है वो वायुयान हो सकता है, वो जलयान हो सकता है, यानी जल मार्ग भी हो सकता है, वो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है। तो ये जो एक जगह से माल जहाँ तैयार हुआ वहाँ से उसे वहाँ तक पहुँचाना, अंतिम उपभोक्ता तक जहाँ उसकी ज़रूरत है, इसको हम कहेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसको प्रॉपर तरीके से आपके परचेज ऑर्डर्स को आप हैंडल करेंगे और उन्हें प्रोसेस करेंगे, माल को पहुंचाएंगे, जिसमें पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, कीपिंग द रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और ये सारी चीज़ें इसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगी। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ ये नहीं है कि आपने माल प्रोड्यूस किया और उसे पहुंचा दिया, उसके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ती हैं। और अगर इस तरह से इन लॉजिस्टिक्स का ध्यान रख के, अपने संसाधनों का प्रयोग करके, मैनेजमेंट स्किल्स का प्रयोग करके आप अगर ठीक से इनको चैनलाइज नहीं कर पाते हैं, तो आपका प्रोडक्शन हाउस आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा, मार्केट शेयर आपका ख़त्म हो जाएगा या मार्केट शेयर कम हो जाएगा। तो इन दैट केस योर कंसर्न विल गो इनटू लॉस, और लॉस के लिए कोई जगह नहीं है। फिलिप कॉटलर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स प्लानिंग, implementing and controlling the physical flow of goods from the point of origin to the point of use by end customer. This was told by Philip Kotler. तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं या उसके महत्व क्या हैं। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो वही उसका इम्पोर्टेंस भी बन जाता है। क्रिएशन ऑफ टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, भौतिक वितरण से समय और स्थान की उपयोगिता का सृजन होता है। देखिए, परिवहन की क्रियाओं को हम देखते हैं तो उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता के स्थान तक ले जाया जाता है। वेयर हाउसिंग क्रियाओं से क्या होगा, समय और स्थान, ये दोनों चीज़ें सृजित होती हैं। कैसे? वेयर हाउस में चीज़ों को रखा जाएगा, और जब रखा जाएगा तो क्या होगा, जिस समय जहाँ ज़रूरत होगी, क्योंकि कई तरह के प्रोडक्ट जो आपके प्रोडक्शन हैं, वो प्रोडक्ट हैं, वो इस तरह के होते हैं कि जब वो पैदा होते हैं तब उनकी आवश्यकता उतनी नहीं होती है। कई दफ़ा जैसे गर्मी जहाँ होगी, एयर कंडीशन की ज़रूरत तो वहीं होगी। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ 12 महीने गर्मी पड़ती है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ 6 महीने गर्मी पड़ती है। तो बाकी जगह पे जहाँ 12 महीने गर्मी पड़ती है, प्रोडक्शन सारा साल होता नहीं है मान लीजिए, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, या जो आपकी फसलें हैं
रबी की फसल और खरीफ की फसल, उसका समय तो अलग अलग होता है। ठीक है, तो फसलों को भी आप भंडार गृह में रखते हैं, उसी तरह से प्रोडक्शन को भी आप रखते हैं। तो समय और स्थान के हिसाब से हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ना करके अलग अलग जगह पे हमारे जहाँ भी देश में विदेशों में जो वेयर हाउसेज हैं उनसे हम करते हैं। तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में वेयर हाउसिंग बहुत महत्व की एक चीज़ है। ये उद्देश्य है उसका कि आप क्रिएशन ऑफ टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी कर पाएँ। देन रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वितरण लागत में कमी करेंगे आप। कैसे करेंगे? आप स्टॉक को कंट्रोल करेंगे, आप वेयर हाउसिंग का या एजेंसीज़ का सही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका परिवहन माध्यम है ना, उसकी हैंडलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने लॉजिस्टिक्स के माध्यम से कंट्रोल करके आप रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कर सकते हैं। देन प्रिवेंशन इन प्राइस फ्लक्चुएशंस, जो मार्केट की कंडीशंस होती हैं, कई दफ़ा इस तरह के इवेंट्स होते हैं जिससे मार्केट में प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन आपकी लॉजिस्टिक्स अगर ठीक हैं, आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, तो आप उसकी फ्लक्चुएशंस को झेल पाते हैं, करेक्ट कर पाते हैं और आप मार्केट में टिके रहते हैं। इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर क्या चाहता है, जो डिमांड हो उसके हिसाब से आप सप्लाई करते हैं, चाहे वो समय की बात हो, गुणवत्ता की बात हो। सही टाइम पे सही चीज़, सही वस्तु सही व्यक्ति तक पहुंच जाए, यही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का उद्देश्य है। तो उपभोक्ताओं की संतुष्टि उससे इंक्रीज होगी। देन इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ये भी एक उद्देश्य है और ये उसका गुण भी है, महत्व भी है कि इससे आपकी जो सेल्स है, वॉल्यूम जो है सेल्स का, मात्रा उसकी जो है वो बढ़ेगी। बिकॉज़ आप जैसे ही आदेश देते हैं, टाइम पे आप अगर डिलीवरी करते हैं, तो उपभोक्ता की संतुष्टि होती है, उसका विश्वास बढ़ता है, वो आपके प्रोडक्ट को और आपकी संस्था को और कहीं भी प्रमोट करेगा। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, जो मांग और सप्लाई की जो शक्तियां हैं, पूर्ति की जो शक्तियां हैं, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। देन हेल्प्स टू फेस द कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का सामना करने में भी ये सहायक होता है। बिकॉज क्या होगा कि प्रभावी वितरण से बाज़ार के आकार में वृद्धि होगी और इससे विक्रय में वृद्धि होगी। बाज़ार के आकार में वृद्धि होने से उत्पादन की जो क्रियाएं हैं आपकी, वो बड़े पैमाने पे की जाएंगी, जिससे बड़े पैमाने की बचत भी आपकी होगी। इसके फलस्वरूप आपकी कॉस्ट में रिडक्शन होगा और कॉस्ट रिडक्शन होने से आप बहुत फोर्सफुली, बहुत अच्छे तरीके से कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। जैन इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कर सकते हैं, बिकॉज आपकी पूरी सप्लाई चेन हो सकती है। थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता है आपका, रिटेलर जिसे कहेंगे होलसेलर से रिटेलर, देन कमीशन एजेंट हैं आपके, विदेशी एजेंट्स हैं, सेल्स एजेंट्स, उनके द्वारा जो प्रमोशनल एक्टिविटीज चलाई जाती हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, उससे आपका कम्युनिकेशन प्रभावी होता है। तो ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अब हम बात करते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया की या कंपोनेंट्स की, या कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए, इसमें जो चीज़ें आती हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें ही आपके बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, जैसे वेयर हाउसिंग है, या वेयर हाउसिंग के साथ साथ फिर आपका आता है इन्वेंट्री कंट्रोल की बात आती है इसमें। इन्वेंट्री कंट्रोल के बाद देन ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसे आदेश पूर्ति की प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद हैंडलिंग ऑफ फिनिश गुड्स आता है, फिर ऑर्डर साइज डिसीजन आता है, पैकेजिंग का डिसीजन आता है, या कस्टमर सर्विस और रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स, वो भी होता है आपका, और फिर रिकॉर्ड मेंटेनेंस। तो ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आपके आती हैं। एक एक करके इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, आप रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, लॉरीज़ हैं आपके, या रेफ्रिजरेटर या कार कंटेनर्स होते हैं। रोड की कनेक्टिविटी आप देखेंगे पड़ोसी देशों से आपके हैं कि नहीं हैं,
जैसे भारत से पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल या भूटान में जो म्यांमार में जो सामान सप्लाई होता है, जिन देशों के साथ हमारे संबंध सही हैं, तो वहाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। देन रेल ट्रांसपोर्ट, ये सस्ता है, सुरक्षित माध्यम है। डोर टू डोर सेवा प्रदान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें माल ढोने के लिए जो वैगन्स होते हैं, जो डिब्बा होता है आपका रेल का, वो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ रेल की सर्विसेज इंटरनेशनल लेवल पे, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो आपस में 25 देशों के बीच में ये रेल ट्रांसपोर्टेशन का काम आसानी से हो जाता है, लेकिन इंडिया के आसपास हर जगह पे ये काम नहीं हो सकता है। देन एयर ट्रांसपोर्ट, ये बहुत तीव्र गति का माध्यम, आपको पता है, महंगे और हल्के उत्पादों के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, जो जल्दी जिनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती है, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। ये महंगा पड़ता है। भारी और जो अधिक आयतन वाले उत्पाद हैं, वहाँ ये उपयुक्त नहीं रहता है। वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, परंपरागत और बहुत सस्ता है। कार्गोज़ में बंदरगाहों से विदेशी व्यापार में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और मैक्सिमम आप कहेंगे जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, वो कार्गो शिप्स के हिसाब से ही चलता है। परंतु ये देखना चाहिए कि इसमें केवल उन्हीं स्थानों पर परिवहन के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो जल मार्ग से जुड़े हैं। इसके अलावा अच्छी पोर्ट सुविधा की भी आवश्यकता इसके लिए होती है। देन पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस तरह की जो रिफाइनरीज हैं, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाए जाते हैं और पाइप्स बिछाए जाते हैं। जो हमारे पास जितने भी पेट्रोलियम गुड्स हैं या गैसेस हैं, ये ज़्यादातर इसी माध्यम से आती हैं। हम क्योंकि इसका ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा नहीं करते हैं, तो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो इसमें ये इस्तेमाल होता है। देन कम्स वेयर हाउसिंग। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वेयर हाउसिंग का बहुत महत्व है। देखिए, वेयर हाउसेस में इनको संभाल के रखा जाता है, अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन करके वेयर हाउसेस में अलग अलग इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इन्हें पहुंचा दिया जाता है। क्षति, खराबी या चोरी आदि से इसको बचाया जाता है। कुछ ऐसी वस्तुएं या प्रोडक्ट होते हैं जिनका उत्पादन सारे साल चलता रहता है, मैं आपको बता रहा था। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका उपभोग मौसम के हिसाब से, जैसे एयर कंडीशन है, गीज़र है, ऊनी वस्त्र आपके हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ऐसे उत्पाद होते हैं जिनका उत्पादन किसी विशेष मौसम में ही होता है और उनका उपभोग सारा साल चलता रहता है। जैसे जितने भी तरह के अन्न आपके हैं, खाद्यान्न, ठीक है, चाय है, चीनी है, कपास है, जूट है, ये सारे प्रोडक्ट सारा साल इनका उत्पादन नहीं होता, लेकिन उपभोग चलता रहता है, कंज्यूम ये होते हैं। तो इनके लिए आपको वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं। तो इसके लिए देखिए, आपको बॉन्डेड वेयर हाउसेस आपके पास होते हैं, आपके पास कंटेनर फ्रेट स्टेशन CFS होते हैं, या इनलैंड कंटेनर डिपोज ICDs होते हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल के जो वेयर हाउसेस हैं, इसमें पब्लिक वेयर हाउसेस भी हैं, प्राइवेट भी हैं। ये दोनों तरह के आपके सामान को और समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई करने में वेयर हाउसेस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। देन इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री यानी स्टॉक कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मैंने आपको बताया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, मटेरियल एंड कोडिफिकेशन, बिन कार्ड से, स्टोर्स लेजर से, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से, या जो इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स हैं, जैसे मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, या आपका रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर क्वांटिटी है, या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल। ये स्टॉक के सारे लेवल LIFO FIFO मेथड का यूज़ करके, HIFO यानी हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, स्टॉक के एवरेज मेथड्स भी हैं, उनका इस्तेमाल हम करते हैं। ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ABC सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं। जस्ट इन टाइम का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इस तरह के इन्वेंट्री कंट्रोल का सिस्टम हम पहले मैनुअली ये ज़्यादा होता था, आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, EDI जिसे बोलते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के माध्यम से स्टॉक्स कंट्रोल बहुत ही प्रभावी और आसान इससे हो गया है। आपको पता लग जाता है कि किस तरह से आपको इसको हैंडल करना है। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग। आदेश पूर्ति की जो प्रक्रिया है, इसमें माल को आदेश प्राप्त करना, उसका माल का चयन करना, उसकी पैकेजिंग करवाना, उसका इनवॉइस बनवाना, माल को भेजना, राशि वसूल करना, ये सारी की सारी चीज़ें और इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से EDI से आराम से ये बहुत आसान तरीके से हो जाता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग में जहां आजकल ऑनलाइन क्रय आदेश ज़्यादा दिए जाते हैं, परचेज ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, वहाँ इनवॉइस बनाने में कोई गलती ना हो, सुपुर्दगी टाइम पे हो और सही पते पे माल भेजा जाए। आपने ऑनलाइन कई बार ऑर्डर किया होगा, आपने देखा होगा कि वो 10 बार तसल्ली करते हैं आपके GPS सिस्टम के हिसाब से, आपके पिन के हिसाब से, आपके पते की और आपकी ख़ुद की वो तस्दीक करके ही माल को भेजते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ का यही तरीका है। देन हैंडलिंग ऑफ द फिनिश गुड्स। जो फिनिश गुड्स है उसको वेयर हाउस तक ले जाना और फिर उसको जो परचेज ऑर्डर है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना, ये माल को हैंडलिंग करने के अंतर्गत इसमें आएगा। देखिए, इसमें मैनुअल हैंडलिंग होती है, श्रमिक इसमें प्रोडक्ट्स को उतारते हैं, चढ़ाते हैं, रखते हैं, संभालते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा भारी अगर उत्पादन होते हैं जो इंसान स्वयं नहीं कर सकते, तो मैकेनिकल हैंडलिंग उसका दूसरा तरीका है, जिसके अंतर्गत लिफ्ट है, मशीन है, क्रेन है। ये बहुत बड़ी कंपनियां ऑटोमेटिक हैंडलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें कंप्यूटर्स की मदद ली जाती है। देन कम्स ऑर्डर साइज डिसीजन। देखिए, कई बार ये होता है कि अगर छोटे साइज़ का ऑर्डर होता है तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हम मिनिमम ऑर्डर साइज़ उसके लिए फ़िक्स कर देते हैं। तो ऑर्डर साइज़ का डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को मिनिमम रख पाएँ और उसे ऑर्डर के हिसाब से हम भेज सकें। इसलिए ऑर्डर साइज़ मिनिमम कितने रुपए का होगा, कितनी करेंसी का होगा, ये डिसाइड इसमें किया जाता है। ये भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। देन पैकेजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पैकेजिंग का काम केवल सुरक्षा के लिए सुनिश्चित होता है, लेकिन आजकल ये प्रमोशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैकेजिंग उपभोक्ता की उत्पाद की पहचान करवाने में सहायता करता है और इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भी मिलावट भी होने से रुक जाती है, बिकॉज दिस इज सील्ड, वेल पैक्ड। और पैकेजिंग अगर नहीं है तो लेबलिंग नहीं हो सकती। इसे देखिए, जो निर्यातक देश की बंदरगाह पर जो हम भेजते हैं, तो समुद्री जहाज़ से, फिर उसके बाद दूसरे देश की जो बंदरगाह है यानी पोर्ट है, वहाँ पे हम इसे भेजते हैं। इसके लिए आपको ये देखना चाहिए कि किस तरह का पैकिंग का बिन है, ठीक है, कौन सा मटेरियल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, डेनमार्क में एल्युमिनियम के कंटेनर के प्रयोग पे वैधानिक प्रतिबंध है, रेस्ट्रिक्शन है। कुछ देशों में ऐसा नियम होता है कि पैकेजिंग के लिए बायोडिग्रेडेबल या रिसाइकलेबल मटेरियल ही होना चाहिए। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ऐसा कंटेनर पसंद करते हैं जिसके बाद कि किसी घरेलू उपयोग में उसे प्रयोग कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए आपने ऑयल कंटेनर मंगाया, तो ऑयल कंटेनर जब खाली हो जाता है तो उसके बहुत सारे उपयोग हमारे घरों में ये होते हैं। जापान और इटली में उपभोक्ता सुंदर और आकर्षक पैकेजिंग को पसंद करते हैं। कुछ देशों में प्लास्टिक बैग और पैकेजिंग को वर्जित कर दिया गया है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा पैकेजिंग संबंधी निर्णय लेते समय आपको विदेशी बाज़ार में किस तरह का क्लाइमेट है, उसका जो भौगोलिक वातावरण है वो क्या है, उसकी डेमोग्राफी क्या है, यानी भौगोलिक संरचना जिसे कहेंगे, परिवहन का माध्यम क्या है, ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद कस्टमर सर्विस या रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर्स कंप्लेन। इसके लिए देखिए, हम गारंटी, वारंटी, रिप्लेसमेंट और करेक्टिव एक्शन, ये सारी चीज़ें हम कॉल सेंटर्स बनाते हैं और हम रिड्रेस करते रहते हैं। जो भी समस्याएं उपभोक्ताओं की तरफ से आती हैं, साइज़ छोटा रह गया, बड़ा रह गया, या चीज़ पसंद नहीं आई तो आपने रिटर्न करवा दी, उसका टाइम पे पैसा वापस भेज दिया, ये सारी चीज़ें हम रिड्रेस करते हैं हमारे कंप्लेंट सेंटर से। देन रिकॉर्ड का रख रखाव, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि देखिए
फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि आपका कितना जो इंटरनेशनल मार्केट में जो आपका जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो माल आपने भेजा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक आपका स्टैटिस्टिक्स सेक्शन होता है, दूसरा आपका रिकॉर्ड सेक्शन होता है। स्टैटिस्टिक्स सेक्शन क्या करता है कि आपके होल सेलर्स हैं, आपके रिटेलर्स हैं, आपके कंज्यूमर्स हैं, आपके भविष्य में होने वाले संभावी जो आपके कंज्यूमर्स हैं, सेल्समैन के जो एजेंट है, वो सारी की सारी सूचनाएं उसकी एकत्रित करते हैं और उसके हिसाब से हम उनको मैसेज करते रहते हैं। हमारे फ़ोन पे भी बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, बिकॉज वी आर इन द डेटाबेस ऑफ दैट कंपनी। एक बार जो कंज्यूमर आ जाएगा वो डेटाबेस में चला जाएगा। रिकॉर्ड सेक्शन में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड सेक्शन जो सेल्स है, मार्केट शेयर है, या अलग अलग जो हमारे मिडल मैन हैं उनको भेजी गई राशि है, एजेंट्स को दिया गया कमीशन है, इन सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में आजकल रखा जाता है। इस तरह से अगर कोई डिस्प्यूट्स है उनका भी रिकॉर्ड रखा जाता है, हमारा लाभ हानि है, कितना पैसा हमने देना है, कितना लेना है, ये सारी चीज़ें इन लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आती है, जिसको हम कहते हैं फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको इस लेक्चर को सुनने में बहुत मज़ा आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।